सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की प्रो मैं ही हूं। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रो मैं ही हूं। हाँ, ये बोल सकते हो। चलो आओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है कहानी। मैं तुम लोग को शुरुआत से शुरू करता हूं, ठीक है क्या। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या लगता है, किस पे लगता है, कैसे लगता है, वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस पे। सुन लो ना, ठीक है। किस पे लगता है, कैसे लगता है, क्या लगता है, वो सब हम कहाँ में पढ़ चुके हैं बेटा? रेसिडेंशियल स्टेटस में। अभी हम क्या पढ़ने आए हैं कि इनकम टैक्स को 5 हेड्स में बांटा गया है। कितने हेड्स में बांटा गया है? 5 हेड्स। कि इंसान पैसा कहां कहां से कमा सकता है। इंसान 5 सोर्सेज से पैसा कमा सकता है, इनका मानना है। पहला सोर्स कौन सा होता है बताओ? पहला पैसा कहां से कमाएगा? सैलरी से। भैया नौकरी करेगा और पैसा कमाएगा, जो सैलरी आएगी वो उसकी इनकम होगी। तो पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर क्या होता है? दूसरा तरीका क्या होता है पैसा कमाने का? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि उसके पास अगर कुछ घर है, उसने किराए राय पे दे दिया और किराया खा रहा है, तो वो उनकी उसकी क्या हो जाती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है इनकम कमाने का? बिजनेस करा करके। क्या करके? बिजनेस करके या प्रोफेशन करके। अरे क्या करके? बिजनेस करके या प्रोफेशन करके। क्या फर्क है बिजनेस में और प्रोफेशन में? टीचर, डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, ये सब क्या है? प्रोफेशन है। क्या बात समझ में आ रही है ना? बाकी जो दुकान है ना, बिजनेस, इंडस्ट्री, ये सब क्या है बेटा? बिजनेस है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इनकम या तो आप सैलरी से कमाओगे, या तो हाउस प्रॉपर्टी से कमाओगे, या तो बिजनेस और प्रोफेशन से कमाओगे। उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम, क्या बोलते हैं बताओ? शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था? पीजीबीपी। पीजीबीपी क्या है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या क्या क्या? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सरल भाषा में बोलूं तो बिजनेस से प्रॉफिट कमाएगा। किससे प्रॉफिट कमाएगा? बिजनेस से। पहला हेड क्या है बताओ? सैलरी। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा बिजनेस या पीजीबीपी। चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, जमीन बेच दी। क्या बात समझ में आ रही है? अपने गहने गहने बेच दिए। कोई भी कैपिटल असेट बेच के अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, तो वो कहां जाता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कहां जाता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। और जिसका आखिरी है, जिसका कोई नहीं होता, उसका कौन होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको आईएफओएस बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या बात समझ में आ रही है? तो कितने हेड्स हुए कुल बताओ? 5। पहला सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस, फिर कैपिटल गेन, फिर आईएफओएस। ये 5 हेड्स होते हैं जिसके दम पे आप पैसा कमाते हो। एक एक करके हर हेड के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये पूरी इनकम निकलेगी। और अच्छा, आईएफओएस में क्या जाता होगा? एग्जाम्पल ऐसा क्या है जो इन सब में नहीं जाता? लॉटरी वॉटरी, जुआ सट्टा खेल लिए, मन्ना अन्ना खेल लिए, पत्ते खेलने बैठे, जीत गए। के बाद समझ में आ रही है ना? लॉटरी गिफ्ट दे दिया किसी ने, है ना, तुम्हारी किसी बंदी बंदे ने तुम्हें गिफ्ट दे दिया भयंकर सा, तो उन सब पे भी सरकार क्या लगा देगी? टैक्स लगा देगी। क्या बात? करोड़पति खेलने गए, केबीसी खेलने गए, है ना, पहला ही जवाब गलत कर, पहले ही मतलब सिर्फ 10,000 जीत के आए, तो 10,000 में भी सरकार क्या लगा देगी? टैक्स लगा देगी। क्या बात समझ में आ रही? तो मेन मुद्दा यह है कि आपको गिफ्ट मिला, कुछ भी मिला, ये सब कहा जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कहा जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कौन 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 है ये गोकेश? अच्छा, चेस। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। तो उस पर टैक्स लगा था, फिर इनकम टैक्स ने अलग से उसको क्या दिया है? रिबेट दिया है वहां पे। क्या बात समझ में आई कि उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा एक बार? अच्छा, कैश जीता तो पैसा काट लेते हैं, ये बता चुका हूं मैं तुम लोग को एक बार फिर से। अगर कार जीती तो क्या चक्के निकाल लेंगे क्या? कि कार जीती 30% टैक्स है, चक्का निकाल लिया, बाकी ले जाओ, ऐसा करेंगे क्या? हाँ, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर किसी गरीब आदमी को कार लग गई, कार जीत गई, मतलब लॉटरी में कार निकल गई, 10 लाख की कार थी, तो 30% टैक्स, 3 लाख रुपए जमा करेगा, तब जाके कार घर ला पाएगा, वरना कार लाने नहीं मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो गरीब आदमी तो मनाता है कि हमारे देश में लॉटरी भी ना लगे, जबरदस्ती 3 लाख रुपए देने पड़ जाए कहीं ना कहीं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक एक करके सारे हेड्स बहुत डिटेल में है, आपको यही सबसे मेन डीटी का पूरा कोर्स होता है। सबसे पहला हेड शुरू कर रहे हैं, पहला चैप्टर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या शुरू कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आ जाओ एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको क्या होता है। पहला हेड सैलरी है, पर हम शुरू हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं। मैडम मैं सब सुन लेता हूं।
ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ? मेनली अगर सरल भाषा में बोले तो रेंटल इनकम पे टैक्स लगाया जा रहा है। किस पे टैक्स लगाया जा रहा है? रेंटल इनकम में। अब रेंटल इनकम भी कहां से होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी से। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? रेंटल इनकम पे टैक्स तो लगाया जा रहा है, अगर मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेच दी, 10 लाख की खरीदी और 15 लाख की बेची, तो इस हेड में आएगा कि कैपिटल गेन में जाएगा? किस में जाएगा? कैपिटल गेन में। इस हेड में तो नहीं आएगा। इस हेड में आने के लिए आपको हाउस प्रॉपर्टी से किराए की इनकम होनी चाहिए। मेनली कहानी शुरू होती है रेंटल इनकम से। कहां से शुरू होती है? रेंटल इनकम से। आओ अब कुछ पहले मैं एक बार तुमको मॉड्यूल दिखा दूं, फिर अपन एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। एक सेकंड बस रुक जाना। ठीक है, चलो ठीक है, देखो ये याद रखना, जैसे दिया है सेक्शन 22, दिख रहा है आपको सेक्शन 22? ये क्या है बेटा? बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज, हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। हर हेड का क्या होता है? एक चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा, कब हम टैक्स चार्ज करेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा सेक्शन है? डेट्स। कौन सेक्शन है? सेक्शन 22। आपके पास बुक सामने खुली होगी तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 22 का जो बेसिस चार्ज है, ठीक है क्या? तो उसमें कब, पहले तो एक पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, रीड करता हूं सिर्फ, है ना। द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसीडरिंग ऑफ अ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयरटू व्हिच द असेसी इज द ओनर अदर देन सच पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ही मे ऑक्यूपाई फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, द प्रॉफिट्स व्हिच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड, इतना सारा बोल दिया इन्होंने, ठीक है क्या? तो इतने सारे को इन्हें नीचे करके एक एक पार्ट में तोड़ा है। एक बार मैं आपको एक एक करके तोड़ता हूं। एनुअल वैल्यू पे अपन बाद में आएंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है? क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग या लैंड अपॉर्टेंट देयरटू। क्या लिखा है? बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयरटू लिख रहा है क्या? देखो, अगर आपके पास प्लॉट है, क्या है? उससे रेंटल इनकम आ रही, हाउस प्रॉपर्टी नहीं। क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए। और बिल्डिंग के आसपास का जो लैंड है, बिजनेस के बिल्डिंग के आसपास का जो लैंड है, लैंड बोलते हैं ना, जैसे घर होता है, घर के आगे गार्डन होता है, आंगन होता है, जो लैंड अपॉर्टेंट देयरटू है वो भी किसका पार्ट है? बिल्डिंग का पार्ट है, हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? आपका घर था, घर के आगे की जगह थी, आपने उसको कुछ किराए पे दिया है या कुछ भी किया, बिल्डिंग के आसपास का जो आपका प्लॉट था वो सब भी किस में आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आना चाहिए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बात समझ में आई? तो पहली पॉइंट याद रखना, क्या होनी चाहिए? अबे क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग या लैंड अपॉर्टेंट देयरटू। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके आसपास की जमीन भी बिल्डिंग का ही पार्ट मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या बोला इनने? दूसरा पॉइंट क्या बोला? देखो, एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। आप क्या होने चाहिए? ओनर होने चाहिए हो, तब इस हेड में आएगा। अच्छा, मजे की बात सुनना, मेरी ये बिल्डिंग किराए पे ली, मैंने ये बिल्डिंग किराए पे ली, ठीक है। इनके जो ओनर है उनको मैं रेंट पे करता हूं। उनको मैं क्या पे करता हूं? रेंट। पहले मुझे बात बताओ, उनको जो मैं रेंट पे करता हूं वो उनके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग है। लैंड अपॉर्टेंट देयरटू मतलब आजू बाजू चार साइड क्या है? पार्किंग है। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयरटू तो है। जो बंदा है वो क्या है? ओनर है। जो बंदा है वो क्या है? ओनर है। जिससे रेंट एग्रीमेंट किया है वो मकान मालिक है, उसके नाम पे घर है। 2 मिनट रुक जाना, ठीक है क्या? मैंने एक कमरा, ये वाला कमरा किसी और कोचिंग वाले को दे दिया। वो बोला एक काम करो, आप अपनी कोचिंग चला लो। क्या? किसी घर वाले को दे दिया, आओ आप ये वाला रूम, मेरा पीछे वाला रूम खाली है, आप रह लिया करो। 2 लड़कों को रहने के लिए दे दिया, स्टूडेंट्स को हॉस्टल बना के, या किसी को भी रहने के लिए दे दिया। अब बताओ क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? मैं ओनर नहीं हूं। इसको बोलते हैं सबलेटिंग। क्या बोलते हैं? सबलेटिंग। सबलेटिंग क्या होता है? जब आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी को आवाज अजीब सी आ रही है ना? क्या होती है सबलेटिंग? बताओ क्या होती है सबलेटिंग? जब आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी को आगे कहीं और रेंट पे चढ़ा देते हो तो वो क्या होती है? सबलेटिंग। क्या होती है? सबलेटिंग। अच्छा, सबलेटिंग काय में नहीं आती? हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती। सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती। अगर आपका बिजनेस ही है तो आप बिजनेस पीजीबीपी में डाल दोगे या तो फिर अदर सोर्सेस में जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आती। तो पहला काम क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग या लैंड अपॉर्टेंट देयरटू। दूसरा आप क्या होने चाहिए? ओनर होने चाहिए, ठीक है क्या? तीसरा मेन पॉइंट पढ़ो, तीसरा मेन पॉइंट पढ़ो।
पहले अंदर के पॉइंट सारे पढ़ाऊंगा। सच प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, द प्रॉफिट्स विच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। क्या मतलब हुआ है? हाँ, अगर उसमें कोई बिजनेस और प्रोफेशन नहीं चला, अगर आप कोई आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसमें आप खुद का बिजनेस चला रहे हो, ओए ओए ओए, अगर आपके पास कोई बिजनेस प्रॉपर्टी है, उसमें आप कोई खुद का बिजनेस चला रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा? अच्छा, आपको बिजनेस पे टैक्स भरना पड़ता है, बिजनेस की इनकम पे, तो उस पे बिजनेस की इनकम पे आप टैक्स भरोगे। अगर आप खुद की प्रॉपर्टी में, सुन लेना सुन लेना सुन लेना, क्या खुद की प्रॉपर्टी में खुद का बिजनेस चला रहे हो, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। किराया मिल भी नहीं रहा वैसे भी, क्या बात समझ में आ रही है? खुद की बिल्डिंग में क्या चला रहे हो? खुद का बिजनेस। अच्छा, मैं यहां पे बिजनेस कर रहा हूं तो चलेगा क्या? जैसे मैं ये प्रॉपर्टी में मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने तो लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहा हूं सिर्फ, क्या बात समझ में आ रही है? तो उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? सच प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी। एसएससी कौन? जो ओनर है, जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? उसने खुद का बिजनेस नहीं चला रहा होना चाहिए। सुन रहे हो क्या? खुद का बिजनेस नहीं चला रहा होना चाहिए, तो वो क्या होगा? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो कितनी कंडीशन बोली है? मेनली 3। पहली कंडीशन बोलो, बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। दूसरा, ही शुड बी द ओनर ऑफ द सच हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, एसएससी खुद वहां पे अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं चला रहा होना चाहिए। अगर उसने किराए पे दिया, कोई और बिजनेस चला रहा है, वो चलेगा। बात समझ में आ रही? उसमें हाउस प्रॉपर्टी कोई लफड़ा नहीं है, वो तो भाई मेरी घर, मैंने अपने घर दिया, आपको किराए पे आप रहो या कुछ भी करो। मैं खुद अगर अपना बिजनेस चला रहा हूं उस पर, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, अब एक एक करके अपन रीड करते। ठीक, कोई रीड करेगा क्या मेरे लिए? देखो 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 क्या बोला है? शॉप्स, स्टॉल्स, प्लेटफॉर्म, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम सब आएंगे एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर बिजनेस बाय द ओनर। अरे ओनर अपने बिजनेस के लिए उसको यूज नहीं कर रहा होना चाहिए। अगर मैंने अपनी दुकान किराए पे दी है और तुम दुकान चला रहे हो, सुन रहे हो? मैंने अपनी दुकान किराए पे दी है और तुम दुकान चला रहे हो उस पर, और मुझे किराया दे रहे हो, तो वो मेरे लिए क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अपनी दुकान में मैं खुद बिजनेस कर रहा हूं, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी ना, वो क्या होगी? इनकम फ्रॉम पीजीपीपी या इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? तो पहली कंडीशन क्या है कि वो लैंड अपॉर्टेंट करनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन बाय दी ओनर। अंडरलाइन कर लो वहां पे, किसको? बाय दी ओनर को। समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, आगे क्या दिया पढ़ो। क्या बात समझ में आ रही है? लोग क्या कर रहे थे? मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग किराए पे दी, पार्किंग अलग से किराए पे दी, पार्किंग अलग से किराए पे दी, पार्किंग से किराया बोला नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि क्या आपने बिल्डिंग, क्या बोला गया? बिल्डिंग तो आई नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स कहां से आएगा? इसलिए इनकम टैक्स में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया क्या? बिल्डिंग या लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। क्या इंक्लूड किया गया? बिल्डिंग या लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। समझ में आई क्या आपको बात? ठीक है, आगे बात करते हैं, कंटिन्यू। हाँ, मतलब ही शुड बी द ओनर इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रीवियस ईयर में था, असेसमेंट ईयर में था कि नहीं था। क्या होता है प्रीवियस ईयर, क्या होता है असेसमेंट ईयर? जो नए बच्चे आए उनको नहीं पता होगा, तुम लोग बताओ। भरते हैं, मतलब एक साल में कमाया जाता है, अगले साल में टैक्स भरा जाता है। तो जिस ईयर में कमाते हैं वो क्या होता है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का असेसमेंट कब होता है? अगले साल में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कौन सा साल चल रहा है?
2025, इसको बोलते हैं 24-25। कब खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर? कब खत्म होगा? 31 मार्च। कब खत्म होगा? 31 मार्च। तो 24-25 इज द प्रीवियस ईयर, 24-25 इज द प्रीवियस ईयर। और इसका असेसमेंट ईयर कब होगा? 25-26। 24-25 का टैक्स आप कब भरोगे? 25-26 में। ओए 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 ओए, 24-25 का टैक्स आप कब भरोगे? 25-26 में। तो प्रीवियस ईयर का टैक्स कब भरा जाएगा? असेसमेंट ईयर में। अब सुनना ध्यान से, 24-25 में मेरे पास एक बिल्डिंग थी, हाँ बोलो, मैंने उससे किराया कमाया अप्रैल से लेके दिसंबर तक, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, सुन रहे हो क्या? दिसंबर में वो प्रॉपर्टी बेच दी, दिसंबर में वो प्रॉपर्टी बेच दी, मार्च हो गया, ठीक है, साल खत्म हुआ। अगले साल मैं प्रीवियस ईयर का टैक्स भर रहा हूं, अगले साल मैं प्रीवियस ईयर का टैक्स भर रहा हूं। मुझे इनकम टैक्स बोर्ड डिपार्टमेंट बोल रहा है जो तुमने किराया कमाया है उस पर टैक्स भरो, जो तुमने किराया कमाया उस पर टैक्स भरो। मैंने कहा आपकी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, आई शुड बी द ओनर ऑफ दी हाउस प्रॉपर्टी। आज जाके देख लो मेरे नाम पे वो जगह है ही नहीं, मैं तो ओनर हूं ही नहीं, काय को रेंट भरूं, काय को टैक्स भरूं? तो भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि यू शुड बी द ओनर एट दी प्रीवियस ईयर, नॉट एट दी असेसमेंट ईयर। हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़े, सीधी सी बात है ना। जब कमा रहे थे तब ओनर होने चाहिए, असेसमेंट ईयर। आज आप ओनर नहीं हो, लेकिन जब किराया कमाया तब ओनर थे क्या? हाँ, तो वही पॉइंट बोला गया, अंडरलाइन कर लेना, यू शुड बी ओनर एट दी प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर से हमको उतना लेना देना नहीं है, हमको मेन लेना देना है किससे? प्रीवियस ईयर से। ठीक है क्या? हाँ, आगे पढ़ो। अगर आपके पास लीज होल्ड राइडर लोग लेते ना, 16 साल की लीज पे ले लिया, 50 साल की लीज पे ले लिया, कहीं ना कहीं वो क्या है, और फिर उसको किराए पे चलाते हैं। या कितनी सारी जमीनें तो गवर्नमेंट के द्वारा ही लीज पे दी जाती है ना, तो वो इक्वल टू ओनरशिप ही मानी जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? फ्री होल्ड या लीज होल्ड कुछ भी हो, अगर आप किराया कमा रहे हो तो आप ओनर माने जाओगे। ठीक है, ओनरशिप इंक्लूड्स, अंडरलाइन कर लो उसको, डीम्ड ओनर को। डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है बताओ? डीम्ड वर्ड का मतलब मैं बता चुका हूं, मान लिया जाएगा। आप ओनर हो नहीं, फिर भी क्या मान लिया जाएगा? आप ओनर हो और आपसे किराया कमा रहे हो और हम आपसे टैक्स लेंगे। तो ओनर के अंदर तीन बातें बताई गई, ओनर के अंदर तीन बातें बताई गई। पहली बात क्या बताई गई बताओ? प्रीवियस ईयर में ओनर होने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, फ्री होल्ड या लीज होल्ड हो, ओनर ही हो। तीसरी बात, आप क्या कहलाओगे? डीम्ड ओनर हो तो भी आप क्या कहलाओगे? ओनर ही कहलाओगे। अगर आप डीम्ड ओनर हो तो भी आप क्या कहलाओगे? ओनर कहलाओगे। अच्छा, आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया बताओ? हाँ, एक सेकंड ना, कौन सा पॉइंट था? The person who owns a building need not be also the owner of the land upon which it stands. ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब है इसका? कई बार क्या होता है कि मैं अपनी जमीन पे तुमको कंस्ट्रक्शन करने का राइट दे देता हूं। मेरे पास जमीन है, मेरे पास पैसा नहीं है बिल्डिंग बनाने का, तुम्हारे पास बिल्डिंग बनाने का पैसा है। मैंने एक बिल्डर को बोला एक काम करो कि तुम मेरी जमीन यूज करो, कंस्ट्रक्शन पूरा तुम करो, कंस्ट्रक्शन पूरा तुम करो, और जो पैसा आएगा अपन आधा आधा करेंगे, या जो किराया आएगा, मुझे मान लो ये जमीन है मेरी, इसकी तुम ले लो, इस पे तुम फ्लैट्स बना दो, 20 फ्लैट्स बनाओ, 10 फ्लैट मेरे को दे देना। क्या बात समझ में आ रही है ना? मैं लैंड का ओनर नहीं हूं लेकिन मैं बिल्डिंग का ओनर हूं। क्या बात समझ में आ रही है? या ऐसे ही ऑपोजिट भी चलता है कि जिसने बिल्डिंग बनाई है वो लैंड का ओनर नहीं है। ऐसे जॉइंट वेंचर में या कुछ काम किया है आपने, तो अगर आप जमीन के ओनर नहीं हो, बिल्डिंग के ओनर न हो, तो भी चल जाएगा। तो भी आप रेंटल इनकम अगर आप कमा रहे हो तो वो कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आई क्या बात समझ में? अच्छा, अगला पॉइंट, मतलब दो भाई लड़ रहे हैं, मेरी जमीन आपस में लड़ लिए है ना, मार काट हो रही है ना, किराया लेकिन आ रहा है और फिर भी खा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? और जमीनों के केस तो लंबे चलते हैं, तो जब तक कोर्ट फैसला करे कि ये जमीन किसकी है, उसके पहले इंटरिम बेसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फैसला कर लेगी कि उसको टैक्स किससे लेना है। क्या बात समझ में आ रही है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना क्लियर रखती, हमको हमारा टैक्स देते रहो, बाकी तुम लोग जानो। क्या बात समझ में? हमें हमारे अब काम से मतलब है। तो क्लियर लिखा हुआ है, इफ द टाइटल ऑफ द ओनरशिप इज ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इन कोर्ट ऑफ लॉ, द डिसीजन एज टू हु विल बी द ओनर चार्जेबल टू टैक्स
रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ दैट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अंडरलाइन कर दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फैसला करेगा। ओए होए 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 होए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? फैसला करेगा कि भैया हमको किससे टैक्स लेना है, किसके हाथ में किराया जा रहा है, किसके हाथ में किराए से टैक्स लेना है, ये डिपार्टमेंट फैसला करेगा जब तक कोर्ट कोई फैसला ना दे देता। ठीक है, मतलब द ओनर इज अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन राइट। अगर मुझे किराया कलेक्ट करने का अधिकार अपने नाम पे मिल गया है तो मैं मान लिया जाता हूं कि मैं क्या हूं? ओनर हूं। क्या बात समझ में आ रही है? सेल डीड का रजिस्ट्रेशन सब सेकेंडरी, मतलब एक्चुअल ओनर। सब्सटेंस ओवर फॉर्म पढ़ते हो ना? सब्सटेंस ओवर फॉर्म पढ़ा है तुमने? लॉ में पढ़ा होगा ना भाई, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। पढ़ा होगा, हो ही नहीं सकता ना पढ़ाओ साले, तुम लोग एक ग्रुप पूरा पढ़ के आए हो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म सीएससीटी में कहीं ना कहीं लॉ में सुना होगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये होता है, अकाउंट्स में भी होता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम बात के मुद्दे को पकड़ेंगे, ना कि लीगल फॉर्म को। अरे यार, हम बात के मुद्दे, हम सब्सटेंस को पकड़ेंगे, फॉर्म को नहीं पकड़ेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? लीगल फॉर्म में जो लिखा हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? सब्सटेंस से। हम बोलना क्या चाह रहे हैं उससे। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप हर तरीके से ओनर हो, भले रजिस्ट्रेशन सेल डीड का नहीं हुआ तो भी आप क्या मान लिए जाओगे? ओनर मान लिए जाओगे। वी विल कंसीडर सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वही बोला गया है यहाँ पे। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। तो कितने पॉइंट पढ़े अपन ने, बताओ यहाँ पे कितने पॉइंट पढ़े ओनरशिप के? 6। पहला पॉइंट, पहली बात तो ओनर होने चाहिए, ठीक है क्या? प्रीवियस ईयर में। दूसरा क्या है? फ्री होल्ड, लीज होल्ड। तीना। चौथा क्या है? तीसरा क्या है? डीम्ड ओनर। चौथा क्या है? ओनर हो, लैंड के नहीं हो तो भी चल जाएगा। पांचवा क्या है? अगर डिस्प्यूट में है तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा। और ओनर क्या है? आपको ओन राइट पे रेंट ले रहे होने चाहिए। किसमें? ओन राइट पे आप क्या ले रहे होने चाहिए? रेंट होने चाहिए। ठीक है, डिवोर्स की बात नहीं की गई है। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या था? सब पहले अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी थी ना। पहला क्या होना चाहिए? बिल्डिंग या लैंड अपॉर्टेंट देयर टू, वो पढ़ लिया। दूसरा क्या होना चाहिए? आप क्या होना चाहिए? ओनरशिप होनी चाहिए। तीसरा क्या है आपके पास? खुद का बिजनेस कैरी ऑन नहीं होना चाहिए। बिजनेस कैरी ऑन नहीं होना चाहिए नहीं है, खुद का बिजनेस कैरी ऑन नहीं होना चाहिए। मतलब ओनर अपना बिजनेस कर रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, पीजीपीपी में जाएगा। किराए पे दिया, ओए किराए पे दिया और किराएदार बिजनेस कर रहा है तो मुझे जो किराया मिल रहा है वो काय में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। अब बताओ, ये कोचिंग को अगर मैंने किराए पे लिया है और मैं किराया दे रहा हूं इस प्रॉपर्टी को, तो बताओ बेटा, उसके लिए जिसको पैसा दे रहा हूं उसके लिए इनकम कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयर टू है? हाँ। क्या उसके पास ओनरशिप है? हाँ। क्या उसके पास क्या वो बिजनेस और प्रोफेशन खुद का कर रहा है? नहीं। ठीक है क्या? पहले नीचे एक पेपर में हुआ करती थी, वो उन्हीं की थी जो ओनर है इस बिल्डिंग के। क्या बात समझ में आ रही है? तो उनके लिए वो क्या माना जाएगा? आपकी ये क्या कहते हैं इसको? हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो उनका पीजीबी भी माना जाएगा। ठीक है क्या? आया कि नहीं आया? बाजू में जो पार्लर है वो ओनर का है। क्या बात समझ में आ रही है? जो ओनर है उनकी वाइफ का है। क्या बात समझ में आ रही है? तो उनको जो किराया मिल रहा होगा वो उनके में आएगा क्या? नहीं। किराया तो मिलता है, बीवी कौन किराया देगी? क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आता होगा। हे भगवान, ये सब रिकॉर्डिंग में जाएगा कहीं? कोई बात नहीं, चलो। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रीड कर लो थर्ड वाला पॉइंट। कोई और रीड करना चाहेगा? थक गई होगी बेटी। कौन सा सिक्स्थ वाला भाई? एन ओनर। अभी इसको अपन क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, एक बार और बता दूंगा। पहले वाला पॉइंट रीड कर ले कोई। हाँ अनुषा, पढ़ो बेटी। चल बे पढ़। रईस। हाँ, मतलब आप ओनर होने चाहिए हो। ठीक है, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको बेचने के लिए ही खरीदी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने बेचने के लिए खरीदी, उस बीच में उससे कुछ किराया कमाया, तो खरीदो थी ना आपकी, जो ओनर तो थे ना आप, तो आपके लिए वो चल जाएगा। ठीक है, आगे। ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसको। ए, पढ़ चुपचाप। थोड़ा शांति से ध्यान से देख के कंसंट्रेशन से पढ़ो।
मिस्टर ए है, ओनर ऑफ द बिल्डिंग है, इट इज गिवन ऑन रेंट, तो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, सीधी सी बात है। सेकंड पॉइंट पढ़ो। समझ में आ गया? उसने खुद के बिजनेस के लिए यूज किया तो वो क्या मान लिया जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अब मेन मुद्दा आता है डीम्ड ओनरशिप। क्या आता है? डीम्ड ओनरशिप क्या होता है? आप ओनर हो नहीं, लेकिन मान लिया जाएगा कि आप क्या हो? ओनर हो। आओ इसको मैं समझाता हूं थोड़ा ध्यान से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या था? मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी, मेरा कोई घर था जिसपे मुझे किराया आ रहा था, या कोई शॉप थी जिसमें मुझे क्या आ रहा था? किराया आ रहा था। अब किराया आ रहा था मेरी, अभी अपन आप पढ़ोगे कि 2.5 लाख अपने हेड्स नहीं, वो स्लैब रेट्स पढ़ते हैं हम। 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख पे ज्यादा टैक्स लगता है, 5 से 10 के ऊपर, 10 से ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है। मेरी इनकम 10 लाख के ऊपर आती है तो मेरा टैक्स 30% स्लैब रेट में जाता है, ऐसा अपन अज्यूम करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब 30% इनकम टैक्स आ रहा है मुझे। मेरी वाइफ का फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि उसकी कोई इनकम नहीं, हाउस वाइफ है नहीं, लेकिन मान के चलते हैं अपन, ठीक है। क्या मेरी वाइफ क्या है? हाउस वाइफ है, उसकी इनकम 0 है। बोलो हाँ या नहीं? तो अब मुझे क्या करना है? कहीं ना कहीं पैसा बचाना है, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी बिना पैसे लिए किसके नाम पे ट्रांसफर कर दी? अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी। क्या बात समझ में आ रही है? अब किराया किसके पास जा रहा है? वाइफ के पास। अब किराया किसके पास जा रहा है? वाइफ के पास। तो अब मैं बोल रहा हूं, और किराया आता है मान के चलो 10,000 रुपए महीना। कितना आ रहा है? 10,000 रुपए महीना या 20,000 रुपए महीना। 12 महीने का कितना होता है? 2,40,000 विद इन टैक्सेबल, विद इन 2.5 लाख आ गया। मेरे हाथ पे आता है तो टैक्स लगता, उसके हाथ पे आ रहा है तो अब टैक्स नहीं लग रहा है। मैंने टैक्स बचाने के लिए होशियारी करी, हाँ या ना बोलो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आई एम द डीम्ड ओनर, आई एम द डीम्ड ओनर। अगर आप अपने स्पाउस को, स्पाउस समझते हो है ना? स्पाउस मतलब हस्बैंड नहीं, हस्बैंड का वाइफ, वाइफ का हस्बैंड, हस्बैंड का हस्बैंड थोड़ी होगा, ठीक है। क्या स्पाउस का मतलब क्या होता है? हाँ तुम्हारा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस, टू हिज और हर स्पाउस, है ना? मतलब बीवी ने अपने मियां को और मियां ने अपने बीवी को, मियां बीवी ने, ठीक है। क्या क्या की है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। क्या ट्रांसफर करी है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना पैसे का लेन देन किए। तो फिर मैं क्या मान लिया जाऊंगा? अगर मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपनी वाइफ को, या मेरी वाइफ ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी मेरे को, तो जिसने ट्रांसफर करी है ही विल या शी विल बी कंसिडर्ड एज दी डीम्ड ओनर, ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज दी डीम्ड ओनर। अगर वो क्या है? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है। अगर मैंने अपनी बीवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और मैंने उससे पैसे ले लिए अपने खाते में, क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर मैं डीम्ड ओनर नहीं मानूंगा, प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी? उसी के नाम पे मानी जाएगी। कितनों को बात समझ में आ गई? तो पहला हम पढ़ क्या रहे? कब आप ओनर नहीं हो लेकिन मान ली जाओगे, क्या होगा? डीम्ड ओनर। क्या बात समझ में? अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मियां थी बीवी थी, है ना? यहाँ पे अपना एग्जांपल नहीं लूंगा। एक मियां थी और एक क्या थी? बीवी। मियां बीवी का क्या हो गया बेटा? डाइवोर्स हो गया। क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया, है ना? और पति को क्या देनी पड़ी? एल्यूमिनी देनी पड़ी। एल्यूमिनी में क्या गया भैया? घर का प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ और एक घर सामने वाले के पास चला गया। बोलो हाँ या नहीं? विदाउट इनएडिक्वेट या विदाउट कंसिडरेशन। यहां सरकार को नहीं याद आती। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? विदाउट कंसिडरेशन। अरे हाँ बोलो ना यार। अब बीवी को रेंट मिल रहा है, अब बीवी को रेंट मिल रहा है, अभी भी मेरे को डीम्ड ओनर मारोगे तो मानोगे क्या? मार डालो आदमी को। क्या बात समझ में आ रही है ना? पहले प्रॉपर्टी ले जाओ, फिर उसमें किराया भी वही खाए, और फिर मेरी को डीम्ड ओनर, टैक्स भी मैं भरूं। क्या चाहते हो? क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। क्या अगर कुछ भी सेपरेशन के कारण प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सुन रहे हो? सेपरेशन के कारण प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और आपने ट्रांसफर करिए विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर, शी विल बी द ओनर। अरे या ही विल बी द ओनर, जो भी जिसको भी ट्रांसफर हुआ है। हाँ या ना बोलो? नहीं आया कि आया? वो अभी एक केस देखा था, वो एक लड़के ने जिसने पूरी कहानी लिख के सुसाइड किया था। बाप रे, मैं तो डर ही गया था भाई। तो देख लो एक बार, डीम्ड ओनर के 2 पॉइंट्स में आपके टेबल में बना हुआ है। हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, ये यार मैं तुम लोग को दिखा क्यों नहीं रहा हूं? वो मुझे पता है शुरू से बंद है, अब दिखा सकता हूं तो दिखा सकता हूं, लेकिन हाँ क्यों नहीं रहा है भाई? बटन बंद करके चालू कर। हाँ चालू कर दे। हाँ तो क्या बात है? तो ये बात है, तब तक पढ़ते तो हैं अपन। यहाँ रिकॉर्डिंग में तो दिख ही रहा है। अरे रिकॉर्डिंग में मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या? दिख तो रहा हूँ। नहीं नहीं दिख रहा था, दिख रहा था, ठीक है।
क्या बोल रहा भाई? गले गले में बोल के खा लिया कर साले। हाँ। नहीं भाई सही में पूछ रहे, आपके सामने गवाह बैठे हुए हैं बिल्कुल। इस शिद्दत से रिकॉर्डिंग की है ना मैंने पूरी, एक भी कहीं कुछ गलती नहीं करी ना, मैं बहुत सही आदमी हो गया हूँ। कौन सा? कौन सा? कौन सा? अबे फिर उसके बाद आगे वो पढ़ाया तो था फिर से डीम्ड रेसिडेंट वाला। जो मैं पागल है क्या, पूरा डिटेल में पढ़ाया था। हे भगवान, मेरे पे आरोप लगाते हैं। उस समय ऊपर ऊपर से पढ़ाया था, वापस आके पूरा पढ़ाया था डीम्ड रेसिडेंट, वो डीम्ड टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया। चलो आओ, कोई बात नहीं, आओ पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। ये सब बातें यहीं यहीं दबा दो, मिट्टी डालो बातों पे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा? डीम्ड ओनरशिप। क्या पढ़ रहे हैं? डीम्ड ओनरशिप। देखो क्या लिखा हो, हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपने अपने हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विदाउट या इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड ओनर। अच्छा, विदाउट कंसिडरेशन बोला था तो 100 रुपए में प्रॉपर्टी बेच दी, है ना 10 लाख की प्रॉपर्टी, ये ले 100 रुपए ले ले, 100 रुपए में प्रॉपर्टी बेच दी। बोला काय को आपने बोला था विदाउट कंसिडरेशन, इसलिए बोला है एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए, जितने की प्रॉपर्टी है उतने में बेचो। क्या बात समझ में नहीं? ऐसा नहीं कि 2000 रुपए में देती है 10 लाख की प्रॉपर्टी, बोला आप डीम्ड ओनर नहीं होंगे, ठीक है। एक्सेप्शन इन द केस ऑफ ट्रांसफर इज नेसेसरी ओनिंग टू अ सेपरेशन बिटवीन देम, द ट्रांसफरी यानी ट्रांसफरी मतलब जिसको प्रॉपर्टी मिली है विल बी द डीम्ड ओनर, ट्रांसफर ओनर नहीं माना जाएगा। ये एक्सेप्शन है। ये क्या है बेटा? एक्सेप्शन। हाँ या ना बोलो? पक्का। सेकंड क्या है? हाउस प्रॉपर्टी is transferred by an individual to his or minor child otherwise than for inadequate consideration। मतलब आपने अपने 18 साल से कम के बच्चे के नाम पे अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, वो क्या करेगा प्रॉपर्टी का? यानी कहीं ना कहीं आप साफ साफ क्या कर रहे हो? टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप ही को क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड ओनर। 18 साल के हो गए हो क्या? हाँ, तो अब अगर ट्रांसफर करें तो तुम्हारे हाथ में टैक्स आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? रेंटल इनकम उससे जो भी आएगी वो तुम्हारे हाथ में टैक्स आएगा। 18 माइनर चाइल्ड के कम पे अगर आप आते हो, माइनर चाइल्ड के नाम पे अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो आप क्या माने जाते हो? डीम्ड ओनर। उससे जो भी रेंटल इनकम आती है उसके लिए लायबल कौन होते हो? आप। हाँ या नहीं बोलो? लेकिन 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 आप कहीं गांव आंव के हो और आपने अपनी बालिका की वधू कर दी, बालिका को वधू बना दिया है। अरे हाँ ना, वो आनंदी आती थी ना, छोटी सी उम्र पर लाई रे, ठीक है। तो वही है, ट्रांसफर विद डीम्ड ओनर। एक्सेप्शन क्या है? इन केस ट्रांसफर इज टू अ माइनर मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर। अरे अच्छा, माइनर मैरिड सन को किया तो? ओए, माइनर मैरिड सन को किया तो कुछ नहीं, आप ही डीम्ड ओनर हो। क्या बात समझ में आ रही है ना? आप भाई अगर बालिका वधू बन रहा है, बन रही है, तो बाल भी तो वधू बन रहा है। बालिका ही वधू क्यों बोलते हैं इन लोग, ठीक है? वर बन रहा है। भावनाओं को समझो यार, ठीक है। और बाल नहीं बालक होगा, है ना? तो अगर बालिका वधू बन रही है तो बालक भी तो क्या बन रहा है? वर। लेकिन अगर आपने अपने बालक वर यानी कि माइनर मैरिड सन बोल देते हैं ना, है ना, काय के लिए फालतू नाटक कर रहे हैं अपन? क्या है, अगर माइनर मैरिड सन के नाम पे अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, सुन लो एग्जाम के लिए, सही में टाइम पास नहीं करा रहा हूं मैं साले, तुम लोग हाँ मजा आ रही है सालों। माइनर मैरिड सन, माइनर मैरिड सन के नाम पे अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो आप ही डीम्ड ओनर हो। लेकिन अगर माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे ट्रांसफर करिए तो आप डीम्ड ओनर नहीं हो। अरे बेटी अब पराई हो गई ना बेटा, तो अब उस घर चली गई, तो अब उस घर में चली गई तो उस घर में किराया आएगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, वो क्या बन जाएंगे? माइनर मैरिड डॉटर। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो आप डीम्ड ओनर हो। लेकिन अगर आप माइनर मैरिड डॉटर है, बालिका वधू के केस में, वो बालिका वधू ही क्या रहेगी? डीम्ड ओनर रहेगी। हम डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो? अब इसको एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट था, जितना अभी तक पढ़ा है ये पूरे हाउस प्रॉपर्टी का एकदम निचोड़ था कि कब चार्जिंग सेक्शन था, कब टैक्स लगेगा। पूरी कंडीशन बोलो। पहला क्या होना चाहिए? बिल्डिंग या लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। फिर क्या होना चाहिए? आप ओनर होने चाहिए हो, ठीक है क्या? फिर क्या होना चाहिए? खुद का बिजनेस और प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। 3 पॉइंट हमने सीधे सीधे पढ़े। कब आप डीम्ड ओनर माने जाओगे? 2 पॉइंट्स हमने पढ़े। एक बार देख लो फटाक से, फिर आगे बात करेंगे आपसे। हम्म
18 प्लस के किसी को भी दिया तो क्या मान लीजिए टीम डोनरशिप का कोई सवाल ही नहीं है, सामने वाला ही क्या, 18 प्लस से बेटे बेटी किसी को भी दो तो सामने वाला ओनर हो जाएगा, वो टैक्स भरने के काबिल है, वो खुद टैक्स भरेगा। ठीक है, आप टीम डोनर नहीं माने जाओगे। टीम डोनर का सिर्फ एक ही कंडीशन है, माइनर किसका, हाँ स्पाउस वाला, हाँ 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 हाँ। अरे अरे हाँ हाँ जल्दी 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 पूछ, क्या पूछ रहा है? हम्म, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक। चलो भाई जल्दी रीड करना एक बार, ठीक है, फिर आगे मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा आपका। चलो ये और पॉइंट्स हैं टीम डोनरशिप के, पर वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन दो प्रैक्टिकल इश्यूज है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, सुनना ध्यान से। पहले डिस्कस करो, मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हूं, किस में हूं, पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है, क्या मेरी प्रॉपर्टी थी, मैं पार्टनरशिप बिजनेस में हूं और पार्टनरशिप बिजनेस में मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी कि एक काम करो इसमें बिजनेस करो और प्रॉफिट जो बराबर बराबर बट रहा है। अब बताओ मैं ओनर माना, मैं मेरे को जो उससे बेनिफिट, मतलब मेरे को उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो आएगा कि नहीं आएगा, सवाल समझे? फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स को, मेरे पास एक दुकान पड़ी थी, है ना, मेरे पास एक बिल्डिंग पड़ी थी, मैंने बोला आईटेक्स की ब्रांच वहां पे डाल देते हैं, आईटेक्स की ब्रांच वहां पे डल गई, क्या बात समझ में आ रही है? वहां पे आईटेक्स की ब्रांच ओपन करी, मैं सोल प्रोपराइटर तो हूं नहीं, मैं ओनर अकेला तो हूं नहीं, तो कायदे से तो वो पार्टनरशिप बिजनेस है आईटेक्स एक। अब पार्टनरशिप बिजनेस को वहां पे चलाया जा रहा है मेरी इंडिविजुअल अपनी अकेले की प्रॉपर्टी में, ये बात समझ में आ रही है? अब बताओ हमने चौथा पॉइंट क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी का क्या पढ़ा कि खुद का बिजनेस और प्रोफेशन नहीं चलना चाहिए, और मैं वहां पे जाके दलील दे रहा हूं मेरा खुद का अकेले का थोड़ी है, वो तो पार्टनरशिप बिजनेस है। अब बताओ क्या वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी के लिए कि नहीं मानी जाएगी? क्यों नहीं मानी जाएगी? अगर खुद का बिजनेस नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं माना जाना चाहिए ना, दूसरे में माना जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यहां पे बोला गया है अगर मैं कोई किराया ले रहा हूं, अगर मैं कोई किराया ले रहा हूं, भाई मेरा पार्टनरशिप बिजनेस है, उसको मैं सेपरेट ट्रीट करके अगर मैं कोई रेंट ले रहा हूं तो क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं कोई बेनिफिट नहीं ले रहा हूं तो यह माना जाएगा कि मेरा खुद का ही बिजनेस चल रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? कंडीशन क्या थी? खुद का बिजनेस नहीं चलना होना चाहिए। क्या कंडीशन थी? अगर पार्टनरशिप भी चल रहा है तो भी उसको क्या माना गया है? खुद का बिजनेस। पीजीबीपी में डालो, बात समझ में आ रही है? अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो भी क्या माना गया है? खुद का बिजनेस माना गया है। देखो लिखा हुआ है द हाउस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द असेसी बट इट इज यूज्ड बाय द फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर and he has not derived any benefit from the firm and he has not derived any benefit from the firm. It is deemed that the partner is using the property for his own business, इसलिए वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। ठीक है, क्या वो आपके पीजीपीपी में जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पढ़ लो। ये केस स्टडी जो एक केस लॉ हुआ था उसका डिसीजन आया था, पढ़ो ध्यान से। हो गया क्या? अच्छा, ये आईटी अथॉरिटी वाला भी बताऊं कि नहीं बताऊं? टू शो लेसर इनकम इन हिज हैंड एंड अ फैमिली मेंबर हैंड इन टर्म। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी फैमिली, यहां तो स्पाउस की बात की थी, चाचा भतीजे दादा दादी की बात थोड़ी की थी, मैंने अपने भाई के नाम पे, कजिन भाई के नाम पे, भतीजे के नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, लीज पे दी उसको, और उससे क्या कमाया? रेंट कमाया। क्या कमाया? रेंट कमाया। तो और मेरे को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स भी दिखा दिया, बोलो हाँ नहीं? और फिर उसने उसको और आगे रेंट पे चढ़ा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने औने पौने दाम पे 2000 रुपए किराया दिखा दिया, है ना, और वो आगे चल के 40,000 रुपए किराया कमा रहा है। तो ये क्लियर दिख रहा है कि मैंने अपने नाम पे टैक्स कम करने के लिए मैंने कुल मिला के 40,000 रुपए, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 40,000, किराया कितना आ रहा है? 40,000, मैंने अपने फैमिली मेंबर के नाम पे ट्रांसफर किया और उस फैमिली मेंबर ने आगे ट्रांसफर किया, उस फैमिली मेंबर ने आगे ट्रांसफर किया हायर इनकम कमाने के लिए। तो ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि मैंने ट्रांसफर टैक्स बचाने के लिए किया है। क्या बात समझ में आ रही है? इस केस में आई विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड डोनर। क्या लिखा है देखो, where IT authorities found that the SEC has leased out his property to his own family members to show lesser income in his hand and family members had in turn subleased it to outsiders on higher rentals। क्या बात समझ में आ रही है? फैमिली मेंबर ने आगे उसको आगे ज्यादा किराए पे दे दिया है,
असेसिंग अथॉरिटी को टैक्स द सेड इनकम इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। अच्छा, ऐसे यहां पे किसके हाथ में है सारी चीजें? असेसिंग अथॉरिटी के। इनकम टैक्स ऑफिसर को अगर लगता है कि मेरे हाथ पे टैक्स लगना चाहिए तो मेरे हाथ पे टैक्स लगा देगा। ये पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन किसको दी गई है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कितनों को बात समझ में आई? क्या बोला था? मेरे पास प्रॉपर्टी थी, ओए मेरे पास प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको लीज पे दी, कमरेंट पे, मेरे रिश्तेदार को, और मेरे रिश्तेदार ने क्या किया? उसको आगे हायर लीज पे दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं झोलमाल चल रहा है। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि ये मैंने टैक्स बचाने के लिए किया है, जेन्युइन केस नहीं है, तो मेरे हाथ पे टैक्स लगा सकते हैं। क्या बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? डीम्ड ओनरशिप की, डीम्ड रेसिडेंट की, डीम्ड ओनर के अभी ये 3-4 पॉइंट और बचे हैं, ये अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चल जाएगा क्या? हाँ या ना बोलो? चलिए, है ना। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से अपन जीएसटी भी चालू कर देंगे। अभी अपना सिर्फ डीटी चल रहा था, कल या परसों से अपन क्या चालू कर देंगे? जीएसटी। तो मेरी फिर 2 क्लासेस लगा करेंगी, एक डीटी की और एक आईडीटी की। 2 अलग अलग सेक्शन फिर अपने लग जाएंगे, चालू कर देंगे अपन। चल जाएगा क्या? ठीक है, बहुत हो गया हाई टाइम। अब अपन को थोड़ी सी सीरियस पढ़ाई शुरू कर देनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।